Good morning to all of you. So, my dear students, yesterday we have discussed some examples on inclusion exclusion principle. Now we shall move to do some examples of equivalence relation. अब इस यूनिट में इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ चेन और एंटी चेन ही बचा हुआ है। तो आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन पे मूव करते हैं। अब ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन में चलेगा सेकंड यूनिट तक, क्योंकि ये रिलेशन से ही रिलेटेड है टॉपिक। सो अगर आपको पिछले किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कलेक्ट कर लीजिए। वी मे टेक वन डे डाउट सेशन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है सबसे पहले दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन जब मैंने रिलेशन पढ़ाए थे तो उसी टाइम बताया था आपको, बट एनीवे रिकॉल कर देते हैं हम। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिलेशन तो आपको पता है A and B be two sets, then subset of A cross B is called relation। तो कोई भी सबसेट A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी सबसेट लोगे तो वो रिलेशन होता है। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक सब पढ़ लिए थे आपने। चलिए अब कैसे शुरू करते हैं, क्योंकि जब हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे तो आर किसका सबसेट था, ए क्रॉस ए का। इसको क्या बोलते थे हम, बाइनरी रिलेशन। पिछली वीडियोस में लेक्चर 2-3 में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा बाइनरी रिलेशन। लेट ए बी अ फाइनाइट सेट। अभी तो हम फाइनाइट पे बात इसलिए कर रहे हैं कि नॉन एम्प्टी, मेनली तो आपको फाइनाइट नहीं हो तब भी नॉन एम्प्टी, जस्ट मैं नॉन एम्प्टी लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिलेशन डिफाइन नहीं होता एम्प्टी। ठीक है, ए बी आ नॉन एम्प्टी सेट एंड a relation R on A। रिलेशन A के मतलब कहने का ये है कि R अब सबसेट है A क्रॉस A का, ठीक है, is said to be equivalence if तीन हो ये, अगर R is reflexive, देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो, R is symmetric, ये तीनों आपको चेक करनी होंगी जब भी किसी रिलेशन को आप चेक करेंगे कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं, तो ये तीनों देखने पड़ेंगे आपको। R is ट्रांजिटिव। अब मैं इनकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको बता देती हूँ कि क्या चेक करना होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मतलब क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए जो ऑर्डर्ड पेयर A रिलेटेड टू A होगा, जैसे A में सपोज करिए A में A B C हैं, तो आपको क्या चाहिए, A B B C C मस्ट बिलोंग्स इन R। इसके अलावा कुछ भी आए तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है रिफ्लेक्सिव बनने में। सो A बिलोंग्स इन R फॉर ऑल A इन A। तो इसका क्या मतलब हुआ, A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए उनके सेल्फ पेयर R में हो। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस चेक करते वक्त आप क्या चेक करेंगे, ऐसा होल्ड हो रहा है या नहीं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अब आप चेक करेंगे ए बी, यदि R में है, इफ ए बी बिलोंग्स इन R, देन बी ए मस्ट बी इन R। तो अगर आपको कहीं ये मिल जाए कि ए बी है R के अंदर, तो आप तुरंत कहेंगे ओके बी ए को भी ढूंढिए। जैसे 1 2 अगर आ गया तो 2 1 भी आना पड़ेगा। ठीक, सिमेट्रिक भी हो गया,
लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये तो सभी ए के लिए है रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर इसके साथ है। इसके साथ मतलब क्या है कि जब जब ऐसा होगा, जब भी 1 2 आएगा तब 2 1 आए, बिना आए कुछ नहीं कहोगे आप, ठीक है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसे आप कह देते हो ना कि आज बारिश हो गई तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, दिस काइंड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर बारिश नहीं हुई तो आप जा भी सकते हो, नहीं भी, बट अगर बारिश हुई तो आप नहीं जाओगे। दैट इज द थ्योरी। ऐसा कुछ है सिमेट्रिसिटी, कंडीशनल स्टेटमेंट है। ट्रांजिटिविटी भी ऐसे ही है। इफ ए बी एंड बी सी दोनों मिल गए अगर आप में, आपको आर में, देखिए जहां पे सेकंड टपल है बी, वहीं पे दूसरा फर्स्ट टपल, ये दोनों एक साथ मिल गए। जैसे राम इज फ्रेंड ऑफ श्याम एंड श्याम इज फ्रेंड ऑफ सम घनश्याम, then Ram and Ghanshyam will also be friends. This implies A, C must be in R. तो जब जब आपको ए बी और बी सी दोनों मिल जाएंगे तब तब ए सी को भी वहां होना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल ऐसे लिख देती हूँ जो बहुत ही ट्रिवियल एग्जांपल है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 and R is equals to 1 1 1, एक सेकेंड, इरेजर, 1 1 2 2 3 3। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है इक्विवेलेंस रिलेशन का। देखिए 1 2 3 सेट में थे तो आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखना है या नहीं। हमें क्या देखना था, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं उन सबके सेल्फ पेयर हैं या नहीं। तो 1 का सेल्फ पेयर 1 1 होगा, वो है, 2 2 है, 3 3 है। इसके अलावा चाहे कितने भी आ जाएं आप उन्हें मना नहीं करोगे। हाँ, तो अब सिमेट्रिसिटी के लिए तो क्या देखना था कि जब ए बी आए, ए बी तो यहाँ है ही नहीं, ऐसे ही ट्रांजिटिविटी, तो ये ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक है। ये बन गया इक्विवेलेंस। इस रिलेशन का नाम है आइडेंटिटी। जब केवल सेल्फ पेयर होते हैं तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। और ये साथ में कैसा है एग्जाम्पल, इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो जब कभी आपको कोई डेफिनेशन कहे और एग्जाम्पल देने के लिए तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ये इक्विवेलेंस रिलेशन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि आज की क्लास तो हमने क्वेश्चंस के लिए रखी है इक्विवेलेंस के, तो बस रिकॉल कर लिया क्या डेफिनेशन थी, कैसे देखेंगे ये हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या लिखा है। Which of the following relations in the set of real numbers are equivalence relation? जिनमें से जो ये दिए गए हैं ABC क्वेश्चन के पार्ट, तो उनमें से कौन सा रिलेशन रियल नंबर के ऊपर, ये भी ध्यान रखिएगा कि सेट क्या दिया है। सेट तो सबसे पहले मस्ट है ना देना, तो सेट जो दिया है, जो हम ए की बात करते थे वो क्या है, आर। ऐसा वाला आर रियल नंबर के लिए होता है, ये नॉर्मल आर रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ओके। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, आपको पता ही होगा, उसमें रेशनल, इरेशनल, नेचुरल सब नंबर आ जाते हैं, जितने नंबर भी। अब इसमें अगर मैं सेट की बात करूं तो 1 भी होगा, -1 भी होगा, 1/2 भी होगा, √2 भी होगा, 1/3 भी होगा, 2/5 भी होगा, ऐसे सब कलेक्शंस हैं इसमें, ठीक है। तो इंटीजर भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, रेशनल भी आ गए, सो ये कलेक्शन ऐसा है, ठीक है। नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी। अब आपसे पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका मॉडुलस वैल्यू इक्वल है। देखिए मॉडुलस वैल्यू कब इक्वल होगी, मतलब 1 का मॉडुलस कितना है 1, -1 का मॉडुलस कितना है वो भी 1, तो दोनों के मॉडुलस इक्वल है। तो आर को सबसे पहले हम हमेशा गिवन क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि ये सेट कैसे एलिमेंट को रखेगा, तो आर को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ए बी कहां से आ रहे हैं, आर से आ रहे होंगे, आपने तो यही कहा ना,
R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा, और A क्या है इस टाइम? सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो नंबर आ रहे होंगे ये सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे होंगे A और B। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। तो जब भी ये ऑर्डर्ड पेयर की बात करेगा ये कहां से आएंगे? ये आएंगे उसी सेट से। ओके, चलिए A B, तो 1 भी आएगा क्योंकि 1 का मॉड्यूलस और 1 का मॉड्यूलस इक्वल है। जब A इज इक्वल्स टू B हो जाए तो दोनों इक्वल ही होंगे। लेकिन 1 और -1 का भी मॉड्यूलस तो इक्वल है, -1 और -1 का भी इक्वल है, और -1 और 1 का भी इक्वल है। ऐसे पेयर समझ आ गई? ऐसे 4 पेयर आएंगे। ओके, 1/2 और 1/2 भी आ जाएगा, -1/2 -1/2 भी आएगा, 1/2 और -1/2 भी आएगा, और -1/2 और 1/2 भी आएगा, √2 भी आएगा। ऐसे सब कलेक्शन आते जाएंगे। तो आपको ये बात तो पता चल गई, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो है ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पेयर होंगे इसमें, क्योंकि R ही इनफाइनाइट सेट है, तो ऐसे बहुत सारे पेयर होंगे इनफाइनाइट। बस आप इस नंबर को A रखिए, इसको कोई दूसरा सेम रख सकते हैं, उसका नेगेटिव रख सकते हैं। तो मैं अगर कहूं बात, तो कोई भी ऐसे सेट होंगे A A A माइनस A माइनस A और -A ऐसा ऐसे पेयर्स होंगे, और A बिलोंग्स इन R। हर रियल नंबर के लिए ऐसे चारों पेयर होंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट रियल नंबर है और सबके लिए और 4 पेयर लिख लिए तो काफी बड़ा सेट है। लेकिन हमें चेक करना है ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, चेक करेंगे। ठीक है, चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको 3 चीजें चेक करनी है किसी भी सेट के लिए। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसका पहला स्टेप क्या है? आपका सेट को लिख लेना। रिलेशंस में पहले ये देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आपकी तुरंत चॉइस होनी चाहिए कि एक एक को चेक करें। इक्विवेलेंस रिलेशन में एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि यदि इनमें से कोई सा भी फेल कर गया, फॉर एग्जाम्पल या तो रिफ्लेक्सिव हो गया तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, या ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो वो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। इन तीनों का होना जरूरी है। मतलब एक तरह से ये मान लीजिए ये एग्जाम क्लियर करने के लिए 3 कंपलसरी पेपर हैं, इन तीनों में अलग अलग पास होना जरूरी है, अदरवाइज तो वो इक्विवेलेंस नहीं बने। इज इट क्लियर? तो चलिए देखिए, हर नंबर के लिए ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नंबर इक्वल होगा आपने तो उनके मॉड्यूलस वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट से लिख लेते हैं ये R is reflexive since, क्योंकि A belongs in R, क्योंकि हर for all A in R। जस्ट ए मिनट, ये R है, सिंपल वाला R रब कर लेते हैं। क्योंकि हर रियल नंबर के लिए उसका सेल्फ पेयर आएगा, क्योंकि अब मैं ये भी बताऊंगी क्यों। क्योंकि A का जो मॉडुलस है वो A के बराबर है। कंडीशन तो ये देखनी थी ना हमें, ये कंडीशन बिल्कुल लेना है, क्योंकि किसी का भी मॉडुलस अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही होगा और इक्वल होंगे, नंबर इक्वल है। तो R के रिफ्लेक्सिव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नंबर 2, R इज सिमेट्रिक। अब देखें क्यों सिमेट्रिक है, वापस चलते हैं सेट के ऊपर, चेक करिए। अगर मैंने कहा कि 1 रिलेटेड टू -1 है, तो -1 भी तो रिलेटेड टू 1 होगा, क्योंकि इन दोनों के मॉड्यूलस भी तो सेम है। यहां लिखते हैं कैसे, इफ
ए बी बिलोंग्स इन आर अगर आ जाता है आपका, ए बी हमने मान लीजिए कोई पेयर ले लिया कि जिसमें ए बी बिलोंग्स इन आर है, अब वो चाहे 1-1 हो, 2-2 हो, 6-6 हो, 1/2 -1/2 हो, ऐसे बहुत सारे पेयर हैं आपके पास ऑलरेडी। ए बी बिलोंग्स इन आर, दिस implies मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, मतलब इन दोनों के मॉडुलस वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, नाउ अब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी का मॉडुलस इक्वल्स टू ए का मॉडुलस, इक्वल है, इसका मतलब बी ए बी आर में है। ठीक है, क्योंकि बी का मॉडुलस तो ए के मॉडुलस के इक्वल ही है, तो इसे आपने सिर्फ इसे इधर लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले आए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब बी ए बी आर में है, इसका मतलब आर सिमेट्रिक भी है, आर इज सिमेट्रिक। ध्यान रखिए, अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, और प्रूफ करने के लिए आपको तीनों को प्रूफ करना पड़ेगा। थर्ड, सिमेट्रिक होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आप यहां से देख लीजिए 1 का -1 का मॉडुलस सेम है, तो ये आ गए। अगर ये आया है तो ये भी आ रहा है ना, ए रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब बी भी रिलेटेड टू ए, हर पेयर के लिए ऐसा होगा। ये देखिए, ये वाले जो दोनों पेयर बनाए मैंने आ रहे हैं ना, तो सिमेट्रिक था। ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ए बी और बी सी दोनों हैं। लेट, मान लिया आपने कि ए बी भी आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर, एंड बी सी भी आर के अंदर है। अब अगर ए बी आर के अंदर है तो कंडीशन होल्ड हो रही होगी, क्योंकि इसने ये कहा था कि आर में वही पेयर आएंगे जिनके साथ ऐसा होगा। तो ए बी अगर आर में है तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए इज मॉडुलस ऑफ बी, और अगर बी सी आर में है तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ बी इज मॉडुलस ऑफ सी। ठीक है, जैसे 1 -1 हो गया और -1 और 1 हो गया। ठीक है, this implies modulus of A is equal to modulus of B and modulus of B is equals to modulus of C। अब बीच वाले को आप हटा सकते हो ना, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि modulus of A is modulus of C। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब AC भी R में है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, आपने कहा कि 1 का मॉडुलस -1 के इक्वल है, -1 का मॉडुलस -1 के भी इक्वल है, तो A रिलेटेड टू B हो गया, B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C, बिल्कुल मॉडुलस तीनों के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब वो जो AC है वो भी R में होगा। और आपने देख भी लिया होगा कि अगर 1 रिलेटेड टू 1 है एंड 1 रिलेटेड टू -1 है, तो 1 रिलेटेड टू -1 है ना, यही है खुद। ठीक है, तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। दिस इंप्लाइज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन का बन गया। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसका मतलब जो हमें दिया गया था क्वेश्चन, उसमें से फर्स्ट तो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। आर में ऐसे पेयर हैं, क्वेश्चन तो यहीं से समझना पड़ेगा, जिसमें पहला वाला जो टपल है वो दूसरे वाले से या तो बराबर है या इक्वल है। ठीक है, ये बराबर है या बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। बी पार्ट, R इज इक्वल्स टू ए बी, कैसे ए बी, जिसमें A या तो बड़ा है B से या फिर उसके इक्वल है, और A और B कहां से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती हैं।
तो इसने कहा कि पहले वाले को दूसरे वाले से बड़ा होना पड़ेगा या इक्वल भी होना पड़ेगा। तो R का सेट लिख लेते हैं, हमारा सबसे पहला काम यही होता है। 2 बड़ा है 1 से, बिल्कुल ठीक आ गया पेयर। 1 1 के इक्वल है, बिल्कुल आ जाएगा पेयर। 1/2 बड़ा है 1/3 से, ये भी आ गया। और 3 2 -2 बड़ा है -3 से, ये भी आ गया। तो ऐसे बहुत सारे पेयर आपके पास आ जाएंगे जिसमें a बड़ा हो या इक्वल हो। तो सबसे पहली बात हम चेक क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे नंबर 1 पे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको क्या चाहिए, a should be equals to a related to a। तो यहाँ आप देख रहे हो ऐसे कौन कौन से पेयर ले रहा है, a जिसमें बड़ा भी है और a जिसमें इक्वल भी है। इसका मतलब a belongs in R for all a in real number। क्योंकि 1 1 आ गया, 2 2 भी आएगा क्योंकि 2 बड़ा भी है, 2 इक्वल भी है ना 2 के। तो रिफ्लेक्सिव तो ऑटोमेटिकली यहीं से दिख रहा था जहां इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। क्योंकि एक तरह से आप R में कैसे लिख सकते हो, जिसमें A बड़ा है B से, एक तो वो पेयर और एक A वाले पेयर। दोनों टाइप के पेयर है ना, A जिसमें बिल्कुल बड़ा है और एक जिसमें इक्वल है। तो ये वाले पेयर सारे आ जाएंगे इसमें। तो रिफ्लेक्सिव को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चाहिए कि A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A। ठीक है, अब आपने देखा लेट AB बिलोंग्स इन R। आपने मान लिया अगर AB R में है तो इसका मतलब A बड़ा होगा B से, कंडीशन तो यही दी थी ना। देन BA बिल्कुल भी R में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि B तो लेस देन है, एज B इज लेस देन A और इक्वल टू A। तो या A तो आ सकते हैं लेकिन B A कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि B को अगर आपके पास B ग्रेटर देन और इक्वल टू A आ जाता तब तो आपके पास B A आ जाता। और आप यहां भी देख सकते हैं 2 1 तो आएगा, 1 2 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए जब आपका फेल करेगा सेट तो आपने इस सेट को लिखने से आपको यही फायदा होता है कि आप देख पा रहे हैं कि जब भी मेरे पास 1 2 1 बिलोंग्स इन R, बट एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, नॉट ग्रेटर देन A। पहले तो ये पूरा लिख दो, क्योंकि B तो A से छोटा है और बड़ा हो ही नहीं सकता। एक नंबर या तो बड़ा हो सकता था या छोटा, दोनों तो नहीं हो सकता ना एक साथ। तो देखिए 2 1 बिलोंग कर रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 1 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, बट 1 2 नॉट बिलोंग्स इन R। तो A B तो आ गया पर B A नहीं आया, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक नहीं है ना तो तुरंत आप मना कर देंगे नॉट इक्विवेलेंस, क्योंकि मैंने ये कहा था ये तीनों नेसेसरी है, कोई एक भी फेल कर गया तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। बस आपको तुरंत यही बताना है, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। पता चला 3 एग्जाम होने वाले थे और पहले में ही फेल हो गए तो दूसरा वाला देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, so not an equivalence relation। so अब क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए और अगर आपको पूछा जाए
तो इस सेट के लिखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप देख पाएंगे ओके 1 1 वाले तो आ जाएंगे, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो जब आपको सिमेट्रिक नहीं दिख गया तो आप तुरंत सिमेट्रिक भी लिख के मना कर सकते हैं कि आर क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। सो नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बैक जाइए, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं R is equals to AB such that A divides B. सी पार्ट करते हैं। R में कैसे पेयर आ रहे हैं? जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि डिवाइड का मतलब तो ये भी है कि 4 डिवाइड कर दे 2 को। नो, डिवीजन का मतलब है जब नंबर एक दूसरे नंबर को डिवाइड करे तो उसके बाद एक इंटीजर वैल्यू आ जाए हमारे पास। डिवीजन का रूल तो यही कहता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 2 -4 को बिल्कुल डिवाइड करता है, बट 4 2 को डिवाइड नहीं करता है। ये डिवीजन का साइन भी है, हम इसे भी यूज करते हैं नंबर थ्योरी में। तो आप समझ गए ना अभी? तो ये जो वैल्यू आए कटने के बाद, जैसे 2 से आपने डिवाइड करा 4 को तो 2 आ गया, 2 से -4 को डिवाइड किया तो -2 आ गया, ठीक है। तो ये है डिवीजन का रूल। अब बताइए कोई नंबर खुद को डिवाइड करता है या नहीं? बिल्कुल करता है, 2 2 को तो डिवाइड करेगा ना। तो अब हम ऐसे पेयर लिखेंगे जिसमें पहला दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा। कोई नंबर खुद को बिल्कुल डिवाइड कर देता है, क्योंकि देखिए a से a को डिवाइड करूंगी तो 1 आ जाएगा ना डिवाइड करने के बाद। तो 1 1 2 2 3 3 1/2 1/2 ये सारे नंबर ऐसे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखिए पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करे, इसका मतलब 1 2 को डिवाइड कर देगा, 2 4 को, 2 6 बिल्कुल कर देगा, ऐसे ऐसे नंबर आते जाएंगे। लेकिन 2 1 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे पेयर बिल्कुल नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ लिख के बता दिया अभी, तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। 1 2 पेयर तो आएगा लेकिन 2 1 नहीं आएगा, 2 4 पेयर तो आएगा पर 4 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं बन पाएगा। अब आप देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने लिख लिए ये पेयर, ठीक। फर्स्ट R इज रिफ्लेक्सिव, पता चल गया क्यों रिफ्लेक्सिव क्यों है? एज A डिवाइड्स A, कोई भी नंबर खुद को डिवाइड कर देता है, ए नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। दिस इंप्लाइज A is in R for all A in R, सभी रियल नंबर्स के लिए सारे सेल्फ पेयर R में होंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो है। सेकंड, R is not symmetric, जस्ट ए मिनट, नॉट पहले नहीं लिखते, R is symmetric or not, चेक करिए, नॉट, रिफ्लेक्सिव तो था। तो जब आज जैसे ही आपने सिमेट्रिक चेक किया, आपको पता है ए बी ले लीजिए कोई पेयर बिलोंग्स इन आर में, इसका मतलब ए डिवाइड कर रहा है बी को, बट ए ने डिवाइड कर दिया, सपोज करिए ए 2 था, 2 से डिवाइड करने चले आप 4 को तो 2 आ गया, 2 2 जा 4 0, तो क्रॉस बच गया पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब 4 को डिवाइड कर दिया, लेकिन मैं 4 से डिवाइड करने चलूंगी 2 को, क्या डिवाइड हो पाएगा? नहीं। हम इंटीजर वैल्यू की मेनली बात करते हैं, हम नॉर्मल डिवीजन में इंटरेस्टेड नहीं है। जो
हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है, वो यही कहता है कि अगर कोई नंबर b ग्रेटर देन a है तब आप a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि a डिवाइड b बट b डज नॉट डिवाइड a, लेकिन b a को डिवाइड नहीं कर पाता है, इसलिए ba पेयर ba बिल्कुल भी नहीं होगा r के अंदर। एक और बात है, आप यहीं से बता सकते थे अगर आपको जनरल नहीं पता चल पा रहा कि 2 4 तो होगा, ऐसे भी लिख सकते थे 2 4 belongs in R but 4 2 does not belongs in R, क्योंकि 4 2 तो does not belongs in R, so R is not symmetric. R is not symmetric. R is not symmetric, so not equivalence. Not symmetric, so not equivalence, क्योंकि सेकंड कंडीशन फेल हो गई ना, नॉट इक्विवेलेंस। तो देखिए जो आपने क्वेश्चन तीनों दिए थे उनमें से केवल पहला वाला ही इक्विवेलेंस था, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, होप ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें 3 पार्ट थे, जब भी आपको करना है तो ऐसे ही सोचना है। एक क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, इसको और कर लेते हैं। इसने पहले ही कह दिया आपको, show that the relation of congruent modulo m defined by this on the set of integer is an equivalence relation। मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। ये क्या कह रहा है कि R में कॉन्ग्रेंट मॉडुलो वाले ए बी आएंगे, ऐसे ए बी आएंगे सच दैट A is congruent to B mod M, और कहाँ है ये A और B, कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो ये रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, अब तो प्रूफ करने के लिए कह दिया है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कई बार चेक करने के लिए भी दे सकते हैं, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस ही बनेगा, हमें प्रूफ करने के लिए दिया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस रिलेशन का मतलब क्या है। कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो m, सबसे पहले हम इस बात का मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखिए, दो नंबर कब कॉन्ग्रेंट होंगे किसी मॉड्यूलो के अंदर। देखिए, जब मैंने लिखा कहीं a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड m, देखिए कॉन्ग्रेंट में 3 साइन है, इक्विवल जैसे इक्वल में लगाते हैं आप 2, इसमें 3 होंगे, ये दोनों इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब है जब आप a को डिवाइड करते हो m से, ठीक है, डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर r बच जाता है, ठीक, और ऐसे ही आपने m से b को डिवाइड कर दिया, कुछ रिमाइंडर r बच जाता है। जैसे आप सपोज करिए एक नंबर 21 है और एक 11 है और एक 1 है, ठीक है, और मैं इसे 5 से डिवाइड कर रही हूँ सबको, ठीक है, 5 से मैंने 21 को भी डिवाइड करा तो कितना आ गया, 5 चौक 20, और नंबर कितना बचा रिमाइंडर में, शेषफल कितना बचा 1। 11 को डिवाइड कर दें अगर हम 5 से, कितना शेषफल बचा 1, और 1 को डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो 1 ही रहेगा, ठीक, लेकिन आपने शेषफल ही है ना इसका मतलब। तो अगर दो नंबरों को m से डिवाइड किया जाए तो दोनों का जो r है, जो शेषफल है, यदि वो सेम रहता है, इसे छोड़ दीजिए, इसे देखिए, ये जो शेषफल रहता है अगर वो सेम रहता है तो आप उसे कहते हैं कि ये दोनों नंबर कॉन्ग्रेंट हैं मॉडुलो m के अंदर। ठीक है, मॉडुलो सिस्टम क्या है, जैसे सिस्टम रिपीट करने वाला, जैसे आपने 21 को डिवाइड किया तब भी 1 बचा, 11 को किया तब भी, इवन दो आप 31 को करेंगे तब भी 1 बचेगा, 51 को करेंगे तब भी सेम बचेगा। तो इन सब मॉडुलो को इन्होंने कह दिया कि ये 5 के मॉडुलो पे सब नंबर्स कॉन्ग्रेंट हैं। इज इट क्लियर? तो
या आप इसको दूसरी ही लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जब मैंने a माइनस बी को डिवाइड किया m से, सो रिमाइंडर 0 है। इज इट क्लियर? a minus b a or b leaves the same remainder when divided by m and a minus b is divisible by m. Some multiple of m होगा 0. ठीक है, तो a minus b is congruent to 0 mod m, क्योंकि a भी रिमाइंडर r दे रहा था, b भी रिमाइंडर r दे रहा था, तो a minus b is congruent to 0 mod m होगा। ठीक है, तो या आप ये कह सकते हो a minus b is some multiple of m, तभी तो a माइनस बी 0 होगा कॉन्ग्रुएंट मॉड के। तो अगर आपको जिसके भी मॉड पे नंबर दिए गए हैं, इसका मतलब उनका जो डिफरेंस है वो उसी नंबर का मल्टीपल है। जैसे देख लेते हैं, अभी आपने देखा कि मैंने 21 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 था, 11 को किया तो रिमाइंडर 1 था, यहां से तो चेक कर लिया आपने। अब 21 माइनस 11 कितना आया? 10। 10 मल्टीपल है या नहीं है 5 का? मॉडुलो 5 पे बात कर रहे हैं क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना सबको, है ना 5 का मल्टीपल। तो इसका मतलब है a माइनस बी इज सम मल्टीपल, कोई सा भी कितना भी मल्टीपल हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने 31 माइनस 11 किया तो आएगा 20, वो 4 टाइम है, तो कोई ना कोई मल्टीपल होगा a माइनस बी m का, जिस मॉडुलो पे बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात समझ आई सबको? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो चलिए, तो क्योंकि शो करने के लिए कहा गया है, सबसे पहले हम शो करेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो शो करना है तो रिफ्लेक्सिव की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है आपको? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। ऐसे नंबर रिलेटेड होंगे जो भी नंबर इस पेयर में आए, ऑर्डर्ड पेयर R में आने वाले सभी नंबर इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे। इसका मतलब a माइनस बी इज सम मल्टीपल ऑफ m। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी नंबर पे पर्टिकुलर पे भी दिया जाता है, यहाँ पे मॉड 7 कर देगा, कभी मॉड 5, कभी 11, कभी कुछ भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन हम m पे कर रहे हैं इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन के कई बार आता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। चलिए अब आप देखिए, a रिलेटेड टू a होगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m, क्योंकि यदि मैंने a माइनस a कर लिया तो वो क्या आएगा? 0। 0 आ गया। 0 है तो कोई भी 0 टाइम ऑफ मल्टीपल तो m रहा ही है 0। अगर आपने लिखा है a माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m, ऐसे लिख दो, और a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 इज ए मल्टीपल ऑफ m। अब आप कोई भी नंबर ले आइए, 0 मल्टीपल तो होगा ही ना उसका, बट 0 टाइम इनटू दैट नंबर, मल्टीपल ऑफ m। तो कोई भी नंबर अपने कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर अब जब यहाँ आपने सेम ही लिख दिया तो रिमाइंडर m से कुछ भी डिवाइड करते रहो। आपने 7 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 7 होगा, 7 माइनस 7 0। तो दोनों नंबर जब सेम होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीपल है। फर्स्ट आपने चेक कर लिया, सेकंड चेक करिए, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, सो सिमेट्रिक चेक करते हैं। A हमने मान लिया कि A, सबसे पहले ऐसे लेते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट A रिलेटेड टू B, लेट
ए बी बिलोंग्स इन आर, ए बी जो पेयर है वो रिलेशन में है, रिलेशन में है तो इसका मतलब A is congruent to B mod M, ठीक है, तो इसका मतलब A minus B is some multiple of M। चलिए लिख लेते हैं A minus B is equals to R into M, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इस यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, B minus A is equals to minus R into M, ठीक है। अब क्या हो गया ये, इसका मतलब B माइनस ए, देखिए आप यूं कहें कि 5 गुना था या -5 गुना था, मल्टीपल तो है ही अभी भी, इज मल्टीपल ऑफ m, क्योंकि जब भी m का मैं मॉडुलस पे जैसे ही सपोज करिए अभी क्या था 21 माइनस 11 देखा आपने तो ये 10 आया था, अब मैं कहूँ 11 माइनस 21 तो ये -10 आया, और जैसे ही हम 5 का मल्टीपल तो है ही अभी भी, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, जैसे ही 5 का मल्टीपल करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 से तो डिवाइड होने पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। भाई अगर वो नंबर उसका मल्टीपल है, जैसे 4 को डिवाइड कर देते हो आप 2 से तो कुछ रिमाइंडर थोड़ी बचता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है 0, तो इसका मतलब जब मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना। क्लियर हो गई बात, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर अभी भी 0 ही होगा, क्योंकि अभी भी अगेन इंटीजर ही बना रहा ना वो, मल्टीपल ऑफ m एंड हेंस इसका मतलब b इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m। जब a और b ने डिवाइड होने पे सेम रिमाइंडर छोड़ा था तो a माइनस बी मल्टीपल बन गया था m का, तो b माइनस ए भी मल्टीपल ही रहेगा, क्योंकि माइनस ही टाइम तो आया, इसे नया r कह दो आप, तब भी मल्टीपल ही रहा, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव पे। चलिए ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे, आपने ले लिया कि ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर, आपने आर में रिलेशन में 2 पेयर ले लिए कोई से भी, तो अगर ए बी आर में है तो क्या रहा होगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, फिर बी सी आर में रहा होगा तो क्या होगा, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एम, ठीक है। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम का मतलब है ए माइनस बी इज सम मल्टीपल ऑफ एम, और यहां से क्या मतलब है, b माइनस सी इज सम मल्टीपल ऑफ m, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू r1 इंटू m, m का मल्टीपल है, ठीक है, और नेक्स्ट में b माइनस सी इज सम, क्या हो रहा है ये r2 इंटू m, ठीक है। तो क्योंकि b माइनस सी भी मल्टीपल रहा होगा m कॉन्ग्रुएंस टू m में है, अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों को लेफ्ट को ऐड कर लीजिए, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू r1m प्लस r2m, तो दोनों कैंसिल हो गए, a माइनस सी इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2m, तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, कोई नया r3 बन गया m, इसका मतलब क्या हो गया,
a माइनस सी भी r का मल्टीपल आ गया, कोई m का मल्टीपल आ गया, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ m। मल्टीपल का मतलब है कोई नंबर m की गुणा करने वाला, मतलब उसके मल्टीपल में है। जैसे 4 है, 4 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, 6 2 into 3 लिखा जा सकता है, तो ये सब 2 के मल्टीपल हैं। 8 2 into 4 लिखा जा सकता है, 10 2 into 5 लिखा जा सकता है, तो ये 2 के सब मल्टीपल हैं, कभी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है। So a minus c is multiple of m. This implies a is congruent to c mod m. a b b c लेके चले थे, ये आ गया, इसका मतलब ए सी भी R में है, और अगर ये R में है तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब R is reflexive, symmetric and transitive, तीनों हो गया। This therefore R is an equivalence relation। R इसका मतलब एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आपको सिर्फ ये देखना था कि अगर कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन है तो m के डिवाइड करने से जो a के बाद रिमाइंडर बचा और जो b को डिवाइड करने पे m से रिमाइंडर बचा, वो दोनों सेम होने चाहिए। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि a और b को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर लूं तो उनका जो डिफरेंस है वो कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा। डिफरेंस भी कह सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हम मल्टीपल ऑफ m लिखें या डिफरेंस कह दें, ठीक है। तो जैसे 21 माइनस 11 किया तो 10, और अगर मैं 11 माइनस 21 करूंगी तो -10, वो भी कोई ना कोई मल्टीपल है 5 का, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया आपने, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब R इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, रेगुलर रहिए, और जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं क्लास अपलोड करती हूँ। और अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई चीज नहीं समझ आती है, आप कमेंट्स में लिख के छोड़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस के क्वेश्चंस।